हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल विजडम विद आकाश। आज के दिन फाइनली फाइनेंस के दीवानों के लिए मैं एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक लेके आया हूँ। एंड अगेन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वन ऑफ द आइकॉनिक वीडियोस ऑफ दिस चैनल। आज का जो टॉपिक है वो फाइनेंस की वर्ल्ड का एक बहुत ही पॉपुलर एंड हॉट टॉपिक है। द टॉपिक इज इक्विटी वर्सेस रियल एस्टेट, विच इज बेटर। तो आज इस टॉपिक पे मैं फुल क्लैरिटी दूंगा। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू डिवाइड माय व्यूअर्स इनटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, आई फील कि आप जो भी लोग इस वीडियो देख रहे हैं इन चार में से किसी एक कैटेगरी में आते होंगे। आप बताना, कमेंट सेक्शन में लिखना किस कैटेगरी में आते हैं। तो कैटेगरी वन इज ऐसे लोग जो ना तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं ना ही इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये जो लोग हैं इनको ये वीडियो डेफिनेटली देखना चाहिए। इनके लिए मैक्सिमम लर्निंग होगी इस वीडियो में। दीज पीपल शुड डेफिनेटली वॉच अगर आप कैटेगरी वन में हैं। कैटेगरी टू में वो लोग आते हैं जो एक्विटीज के दीवाने हैं। बेसिकली जो सिर्फ एक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करते। इन लोगों को भी ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन डिस्कस करूंगा कि व्हाई दीज पीपल शुड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। अब कैटेगरी थ्री पे आते हैं। कैटेगरी थ्री में वो लोग आते हैं, बेसिकली दीज पीपल आर रियल एस्टेट के दीवाने। हालांकि इनकी क्वांटिटी थोड़ी कम होगी, बट अगेन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, जो ये कैटेगरी थ्री है ये सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है एंड एक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं करती। तो इनके लिए भी वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनको भी मैं एक बहुत अच्छा रीजन बताऊंगा कि व्हाई दीज पीपल शुड इन्वेस्ट इन एक्विटीज। एंड फोर्थ कैटेगरी इज जो दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इन लोगों को भी ये वीडियो देखना चाहिए। इनको नई इंसाइट्स मिल सकती हैं एंड इनकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी अबाउट बोथ द एसेट क्लासेस। तो अब टॉपिक के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इक्विटी वर्सेस रियल एस्टेट, विच इज बेटर। तो सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन का ना कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है। विच इज बेटर डिपेंड्स ऑन हु यू आर एंड व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ यू आर इन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ऐसे पर्सन को कंसिडर करें जो कि फर्स्ट अपनी जॉब जिसकी लगी है, वो फ्रेशली एक फ्रेशर है, बेसिकली अपनी जॉब में, फर्स्ट जॉब में जस्ट उसकी स्टार्ट किया है उसने जॉब को। एंड उसकी अज्यूम कर लेते हैं जो स्टार्टिंग सैलरी है मे बी अराउंड 20-25,000 के अराउंड है। तो ये जो पर्सन है, अगर इस पर्सन को कहीं से हेल्प ना मिले अपने फादर से या किसी रिलेटिव से, तो ये अपने दम पे रियल एस्टेट नहीं खरीद सकता। इसका बजट ही नहीं है। तो अगेन इस पर्सन के लिए तो आंसर इज इक्विटीज, क्योंकि ये रियल एस्टेट का बजट है ही नहीं। एंड वैसे ही अगर हम कुछ एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल को देखें या उन पर डिस्कस करें, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट का अगर वो फ्लक्चुएशन देखते हैं ना, तो उनका हार्ट रेट और बीपी भी फ्लक्चुएट होने लगता है। ये लोग ऐसे हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट को लॉस में देख ही नहीं सकते। तो अगेन जो अगर जिनका नेचर इस टाइप का है, ये लोग ना स्टेबल एसेट्स में ही रहना प्रेफर करते हैं। तो ये लोग शायद सिर्फ रियल एस्टेट या एफडीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो अगेन इस टाइप के भी जो लोग हैं, इनके लिए देन अगेन द आंसर इज रियल एस्टेट। सो वही मैं समझाना चाह रहा था कि इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर, आंसर विल वेरी। बट अगर आप ऐसे हैं जो दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी में भी कर सकते हैं एंड रियल एस्टेट में भी कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए आंसर इज बोथ आर इक्वली गुड। Depending on different timelines, you can invest in both asset classes and investing in both of them is important. तो वो मैं आगे और वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब मैं ना जो ये जो कैटेगरी टू वाले जो थे, जो इक्विटीज के दीवाने थे, पहले उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि वाई दे शुड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट।
इन लोगों को मैं एक सिनेरियो देता हूँ, ठीक है? अभी हम कैटेगरी 2 पे ही डिस्कस कर रहे हैं, राइट? कि एक सिनेरियो है, लेट्स अज्यूम कि आप अभी, हो सकता है आप अभी जॉब कर रहे हो एंड यू विल रिटायर एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। हालांकि आज जैसी सिचुएशंस चल रही हैं, आई डोंट थिंक कि लोग बाग 60 तक काम कर पाएंगे, बट फिर भी अज्यूम कर लेते हैं कि 60 ईयर्स में रिटायर होगा। एंड इसका इसका बेसिक मीनिंग ये भी है कि आफ्टर 60 ईयर्स आप अपने शरीर से एक्टिव इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे, राइट? आप काम करके कोई एक्टिव इनकम जनरेट नहीं कर सकते, आपको पैसिव इनकम पे ही डिपेंडेंट रहना है। एंड तो ये वाले जो लोग हैं, इन्होंने, क्योंकि ये इक्विटी के दीवाने हैं, तो इन्होंने अपने जो वर्किंग लाइफ है उसमें इक्विटी में इन्वेस्ट कर करके एक कॉर्पस भी, एक डिसेंट कॉर्पस भी जनरेट कर लिया है बाय द एज ऑफ 60। बट अब कोई एक्टिव इनकम नहीं है। तो अब ये जो लोग हैं, ये अब इनके पास तीन ऑप्शंस हैं एट द एज ऑफ 60। तीन ऑप्शंस हैं वो उस कॉर्पस के साथ वो क्या क्या कर सकते हैं। वन ऑप्शन इज कि वो उस कॉर्पस से रियल एस्टेट खरीद लें। तो भाई अगर आप उस टाइम पे रियल एस्टेट खरीद रहे हो तो 30 साल पहले खरीद लेते ना, व्हेन यू वर 30। आप कितना ही इन्फ्लेटेड प्राइस पे खरीदोगे? सोचो 30 साल का इन्फ्लेशन। इसके अलावा जो वो 30 साल में जो रेंट मिल सकता था, रेंटल यील्ड आ सकती थी, वो भी आपने पूरी मिस करी। तो दिस वुड बी लाइक अ स्टूपिड डिसीजन। अगर आप सोच रहे हैं कि 60 साल के उस कॉर्पस से मैं रियल एस्टेट खरीदूंगा, तो भाई आप आज ही खरीद लो ना, इट डजेंट मेक सेंस। दूसरा ऑप्शन है कि वो जो 60 साल पे जो कॉर्पस बना इक्विटी का, उसको वो पूरा एफडी में डालें एंड उस एफडी के इंटरेस्ट से अपना खर्चा चलाएं। तो भाई अगर आपका सोचना ये है ना, तो आई वांट टू गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। मेडिकल इन्फ्लेशन आपकी वाट लगा देगा। सी, जिस टाइम पे यू विल बिकम 60 ना, उस टाइम पे इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल इंक्रीज। मेडिकल साइंस भी बहुत तरक्की कर जाएगा एंड इट इज़ वेरी हाईली लाइकली एंड, मतलब इट इज़ probable कि you will live more than 90 years, 90s। तो वो जो पीरियड है 60 to 90 प्लस ईयर्स का, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर पे खर्चा होना है एंड वो इन्फ्लेशन बढ़ना है। मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ना है। आप आज ही चेक कर लें, आज ही मेडिकल इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा है। इफ़ यू गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जो डॉक्टर की कंसल्टेशन है, ट्रीटमेंट है, टेस्ट हैं, ये सबका, मेडिसिन है, सबका दाम बहुत बढ़ रहा है। एंड उस एज पे तो और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी एंड वो उस टाइम पे भी बढ़ेंगे। तो दैट इज़ वन थिंग। ये तो एक खर्चा हुआ। इसके अलावा आपके जो वो एज है 60 to 90s की, उसमें आपको मेड की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको हो सकता है पर्सनल केयर टेकर की भी ज़रूरत पड़े, कुक की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब लोग भी फ्री में आने नहीं वाले, ये भी पैसे लगेंगे और इनका भी रेट बढ़ता जाएगा विद टाइम। तो अगर आप सोच रहे हैं कि वो एफडी के इंटरेस्ट से ये सारे खर्चे निकल जाएंगे 30 साल तक, तो देन यू आर रॉन्ग। क्योंकि वो पैसे खत्म होने लगेंगे धीरे धीरे एंड यू माइट रन आउट ऑफ दैट एफडी मनी। थर्ड ऑप्शन इज, जो कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि उस कॉर्पस से वो SWP कर लें, कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अगर मैं इजी भाषा में समझाऊं तो वो ये कह रहे हैं कि वो जो इक्विटी का जो कॉर्पस बना है, जो इतना सारा है, उसको थोड़ा थोड़ा बेच के वो कंज्यूम करने लगे। तो आप लोगों के लिए भी मैं एक चीज़ बता दूं कि आज से 7 साल पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स था इक्विटीज पे, वो था 0%। कि बेसिकली अगर आपने, ऑफ कोर्स देयर वाज अ, कि हाँ, कि बेसिकली अगर आपने 100 रुपीज़ का कोई स्टॉक खरीदा है एंड उसको 200 पे सेल किया है, तो वो जो 100 रुपीज़ का जो आपका प्रॉफिट हुआ ना, उस पर टैक्स नहीं लगता था बिफोर 2018। आज की डेट में जो ये टैक्स है, ये है 12.5%। तो वो जो 100 रुपीज़ का जो गेन है ना, उसमें से 12.5 रुपीज़ गवर्नमेंट ले जाएगी। अब आप ये बताएं कि आज से 30 साल बाद जब आप 60 के होंगे एंड वो SWP चालू करेंगे, वो स्टॉक को बेचना चालू करेंगे, तो क्या टैक्स रेट सेम रहेगा या बढ़ जाएगा? कितना बढ़ सकता है?
राइट? सो देर इज अ गुड चांस कि उस टाइम पे वो जो टैक्स है बहुत हाई हो, तो आप एक सब्सटैंशियल चंक जो आप बेच के जो आप कंज्यूम करने वाले हैं उसका एक सब्सटैंशियल अमाउंट गवर्नमेंट को एज टैक्स पे करना पड़े, एंड यू माइट रन आउट ऑफ दैट मनी ऑल्सो। वहीं अगर वहीं अगर आप अगर रियल एस्टेट ले लेते हैं, तो उसकी जो रेंटल इनकम है, जो मैंने कैश फ्लो की बात की, वो रेंटल इनकम से आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी कोई अच्छी लोकेशन में अच्छी क्वालिटी के एंड अच्छे बिल्डर की ली हुई है, तो उसके रेंट्स अप्रिशिएट करेंगे विथ इन्फ्लेशन, एंड आपका खर्चा निकल जाएगा। तो अगर कैसे ये प्रॉपर्टी ढूंढनी है, कैसे इन्वेस्ट करना है, वो सब अगर आप जानना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स मैं कुछ चीज़ें तो इस चैनल पे डिस्कस करूंगा, बट अगर आप प्राइवेट कंसल्टेशन भी लेना चाहते हैं मेरे से, तो मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आज के दिन में भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं अच्छी बता सकता हूँ। तो आप वो जो कमेंट सेक्शन या पिन कमेंट या आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप। तो अगर मैं एक लाइन में समराइज करूँ ना, तो रियल एस्टेट इज इंश्योरेंस ऑफ योर ओल्ड एज। तो ये जितना जल्दी हो सके आप ले लो। ठीक है, तो ये कैटेगरी 2 का हो गया। अब नेक्स्ट एक कैटेगरी 3 पे भी डिस्कस कर लेते हैं, ये जो बेसिकली रियल एस्टेट के दीवाने हैं, ऑल्दो ये थोड़े कम होंगे क्वांटिटी में, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस इन पे भी डिस्कस करेंगे कि ये जो रियल एस्टेट के दीवाने हैं, वाई दे शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड ऑल्सो या एक्विटीज ऑल्सो। तो भाई जो रियल एस्टेट है, वो ऐसा तो है नहीं कि पूरे टाइम ग्रो करती है। हर एसेट क्लास का या हर बिजनेस का साइकिल होता है, वो साइकिल्स में होती है उनकी। बेसिकली साइकिल्स का मतलब है कि कुछ समय तक ग्रोथ फेज रहेगा, एंड देन उसके बाद कुछ समय तक स्टैग्नेशन रहेगा, या फिर डाउनफॉल भी थोड़ा बहुत आ सकता है। देन अगेन ग्रोथ, देन अगेन स्टैग्नेशन। तो ये साइकिल ऐसे चलती है। किसी भी एसेट क्लास के लिए दिस इज ट्रू, या किसी भी बिजनेस के लिए इट इज ट्रू। तो जो रियल एस्टेट भी है ना, वो हो सकता है कि कुछ ईयर्स तक पहले ग्रोथ फेज में रहे, तो ये अज्यूम कर सकते हैं, मोटा मोटा 5 to 7 ईयर्स मान सकते हैं हम। तो 5 to 7 ईयर्स ग्रोथ फेज, देन अगेन 5 to 7 ईयर्स स्टैग्नेशन, देन अगेन 5 to 7 ईयर्स ग्रोथ फेज, देन अगेन स्टैग्नेशन। तो लेट्स से कि जब आपको पता है कि अब एक ग्रोथ फेज कंप्लीट हुई है रियल एस्टेट की, एंड अब वो स्टैग्नेशन स्टार्ट होने वाला है, तो क्या उस टाइम पे सेंस बनता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का? क्या हम कोई और दूसरी बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ सकते इक्विटी में? क्या हम कोई ऐसा दूसरा बिजनेस नहीं देख सकते जिसकी उस टाइम पे ग्रोथ साइकिल स्टार्ट हो रही हो, जब रियल एस्टेट की स्टैग्नेशन वाली स्टार्ट हो रही हो? तो ऐसे में हम उस ग्रोथ स्टेज वाले बिजनेस की जो ग्रोथ है वो कैप्चर कर सकते हैं और अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एक स्मार्ट इन्वेस्टर को ना हमेशा अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना चाहिए। तो अगेन, ये जो मैं इंपॉर्टेंट रीजन, ये जो मैं बता रहा हूँ इक्विटीज में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इक्विटीज में आपके पास ये सारे ऑप्शंस ओपन है। आप अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल बैंक्स, बैंक्स की कंपनीज हैं, फार्मा कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, तो एफएमसीजी कंपनीज हैं। आपके पास सारी कंपनीज का एंड बेसिकली सारे बिजनेस साइकिल्स का एक्सपोजर आ जाता है। तो अगर किसी टाइम पे लेट से रियल एस्टेट की स्टैग्नेशन साइकिल चल रही है, तो हो सकता है किसी और बिजनेस की ग्रोथ साइकिल स्टार्ट होने वाली हो, जिसको आप कैप्चर कर सकते हैं एंड अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। So that is why knowing about equity is also important. तो रियल एस्टेट वालों को भी इक्विटी में सही टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब किस टाइम पे कौन से साइकिल में कौन से बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन सा स्टॉक लें, ये चीज़ें भी मैं थोड़ा बहुत तो इस चैनल पे डिस्कस करूंगा। बट अगर आप इसका एक कोर्स ही है अगर आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं कि इक्विटी में कैसे स्टॉक्स लेने चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी मैं सिखाता हूँ। थोड़ा बहुत तो इस पे भी सिखाऊंगा, बट अगर आप एक डिटेल स्ट्रक्चर कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वो सेम नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर पाया कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाया कि इक्विटी वर्सेस रियल एस्टेट, कि अगर आप दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं,
then you should invest in both. Thank you very much.